बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान आईआईटी जी एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के एक नए टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी के बारे में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी। अब इंथाल्पी के लिए आपको बतलाया था कि जो एंथाल्पी है उसको हम लोग डेल्टा एच से डिनोट करेंगे, और यहाँ देखोगे तो ई जी लिखा हुआ है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जी फॉर गेन। तो इसको शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी को आप लोग एब्रीविएट कर लेंगे डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी। या इसी का एक और नाम होता बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसको शॉर्ट में लिख दिया है ई ए। पिछले लेक्चर में आपने आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी या उसी को कहते थे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको पढ़ा था। अब हम लोग एक नई टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में आज की लेक्चर में बात करेंगे। ओके, तो आइए पहले डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन किया गया, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड के बारे में आपको मालूम है अकेला, यह स्टैंडर्ड कंडीशन है डिफाइन करने के लिए, गैसियस एटम। और डेफिनेशन को फिर से एक बार समझ लो, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, अब जब आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़े थे तो वहां क्या करते थे, कहते थे कि इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो वहां आप आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालते थे, और आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी सप्लाई करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था? क्योंकि उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और उस एटम के न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन होता था। तो उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए यू नीड टू सप्लाई एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड व्हेन यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। यहां प्रोसेस रिवर्स हो गया। यहां क्या कहा जा रहा है कि जब किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट सेल में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वहां पे क्या करते थे, निकालते थे। यहां क्या कर रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उस दौरान जो एनर्जी निकलेगी उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों निकलती है इसका रीजन भी थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये देखो यहां पे न्यूक्लियस है, ये इस एटम का आउटरमोस्ट सेल है। अब क्या है कि इस आउटरमोस्ट सेल में पहले से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, पहले से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, सपोज दिस। अब आप कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां से ऐड करते हो आउटसाइड से, यह इलेक्ट्रॉन पहले से एटम के अंदर नहीं था, यह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसे हम इस एटम के आउटरमोस्ट सेल में ऐड करेंगे। तो सो लॉन्ग जब तक यह इलेक्ट्रॉन उस एटम से बाहर था तब तक इस इलेक्ट्रॉन और इस एटम के न्यूक्लियस के बीच कोई अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा था। जैसे ही आप इस इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट सेल में ऐड करोगे, ठीक है,
तो जैसे ही इसको आउटर मोस्ट सेल में ऐड करोगे तो अब देखो कि यहां ऐड होते ही इस पे कौन कौन से चीजें वर्क कर रही हैं। पहली बात कि जैसे इसको ऐड करोगे इस एटम के न्यूक्लियस के साथ इस एडेड इलेक्ट्रॉन का, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब आयोनाइजेशन एनर्जी से रिवर्स करो। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या कहते थे कि यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसको आप यहां से बाहर निकालते थे तो न्यूक्लियस और इसके बीच लगने वाले अट्रैक्शन को क्या करना पड़ता था, तोड़ना पड़ता था, और उसको तोड़ने में लगने वाली एनर्जी को हम लोग क्या कहते थे, आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां क्या कर रहे हो, जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो उस एटम के आउटर मोस्ट सेल में, तो इस एडेड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक्स्ट्रा अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, और इस एक्स्ट्रा अट्रैक्शन के डेवलप होने के वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, और इसी एनर्जी को क्या कह रहे हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मीनिंग होता है बच्चों टू लव, लव फॉर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जिसको इलेक्ट्रॉन से जितना प्यार होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अब है कि ये ऐड करने पे जो अट्रैक्शन लगेगा वो जितना ज्यादा होगा, जिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आप ऐड किए उसका इस एटम के न्यूक्लियस के साथ जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उस इलेक्ट्रॉन के एडिशन के दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों एनर्जी रिलीज हो रही है और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्यों हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। दोनों प्रोसेस एक दूसरे का रिवर्स है। वहां चूंकि जिस इलेक्ट्रॉन को आप निकाल रहे हो उसका ऑलरेडी उस एटम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन था, तो उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए यू नीड टू सप्लाई एनर्जी। यहां जिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, जैसे ही आप ऐड करेंगे आउटर मोस्ट सेल में, तो उस एटम के न्यूक्लियस के साथ उसका न्यू अट्रैक्शन डेवलप होगा, और ये अट्रैक्शन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के एडिशन के दौरान निकलने वाली एनर्जी उतनी ज्यादा हो। होप कि अब आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब आओ, इसी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया बच्चों। एक्स गैसियस लिखा, मतलब यह आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम है, जिसका सिंबल मैंने क्या लिख दिया है, एक्स। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एक नेगेटिव साइन चलाएगा, एक्स माइनस गैसियस बना, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुआ इसी को तो कह रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसको लिखा डेल्टा एच ई जी, और इसको कैसे साइन से डिनोट किया है, नेगेटिव। मतलब हमने आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में, अब उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस एक बार बोल दे रहे कि जब भी किसी प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती हो, मतलब ऐसा प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक होता हो, उसमें एंथैल्पी चेंज को लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ। तो यहां पे चूंकि एनर्जी रिलीज हुई तो एंथैल्पी को लिखा गया डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल टू नेगेटिव। जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको कैसे साइन के साथ लिख दोगे, नेगेटिव साइन के साथ। ओके, या नीचे लिखा है कि एनर्जी रिलीज्ड, REL डॉट, एनर्जी रिलीज्ड इक्वल टू EA1। 1 कहने का मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो एनर्जी निकली उसको कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या सिंपली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, और इसको कैसे लिखोगे, पॉजिटिव साइन के साथ। तो एंथैल्पी चेंज यहां नहीं लिखा गया, तो एंथैल्पी चेंज जब नहीं लिख रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होने के केस में उसको कैसे लिखोगे, पॉजिटिव साइन के साथ। ओके, और यहां लिख दिया गया जेनरली, मतलब
किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम में जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जनरली माने मोस्ट ऑफ द टाइम्स एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के एडिशन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी। अब आओ, यहां लिखा एक्स माइनस गैसियस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया था तो किसमें कन्वर्ट हो गया था, ये एक्स माइनस गैसियस में। तो अब एक्स माइनस गैसियस में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, मतलब अगर न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम के रेस्पेक्ट में सोचोगे तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन का जब एडिशन कर रहे हो तो वो एक्स माइनस गैसियस में ऐड हुआ, और जब एक्स माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो क्या बना, X2 माइनस गैसियस। ओके, अब यहां पे लिखा गया डेल्टा HEG, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखो यहां लिखा गया पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन जैसे ही एंथैल्पी का चला है तो हम लोग क्या कहते थे कि यहां पे एनर्जी रिलीज नहीं हुआ बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है। या नीचे लिखा एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, एबीएस, एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब इक्वल टू E2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जब यहां एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो इसको कैसे लिख दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, नेगेटिव साइन के साथ। और यहां लिखा है बच्चों ऑलवेज, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के एडिशन के दौरान जनरली एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी हमेशा क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अब थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन के एडिशन के दौरान आखिर क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। आइए इसको देखते हैं। जैसे यहां देखो ये आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम था, यह न्यूक्लियस था, आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जब इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड किया था, आउटर मोस्ट सेल में ऐड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एडिशन या इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हमेशा कहां से होगा, आउटर मोस्ट सेल से। तो जब आप इस इलेक्ट्रॉन को ऐड किए थे आउटर मोस्ट सेल में, तो उस एटम के आउटर मोस्ट सेल में पहले से जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले से भी इस आउटर मोस्ट सेल में जैसे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, और किसी भी एटम का आउटर मोस्ट सेल होगा तो उसमें पहले से भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेंगे। तो पहले से यहां जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन इस एक्स्ट्रा एडेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। तो इस एक्स्ट्रा एडेड इलेक्ट्रॉन को इस सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन जैसे ही ये ऐड हुआ, इसका न्यूक्लियस क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। जब तक एटम न्यूट्रल आइसोलेटेड था, न्यूट्रल था, जब तक वो एटम था, तो सेल के इलेक्ट्रॉन्स जितना रिपेल कर रहे थे एक्स्ट्रा एडेड इलेक्ट्रॉन को, उससे ज्यादा उस एटम का न्यूक्लियस क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। इसीलिए इस केस में एनर्जी क्या हो रही थी, रिलीज हो रही। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया है, तब वो आयन हो गया। और जब ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां ऐड हो गया, तो अब जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप फिर से ऐड करने की कोशिश करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो अब दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ज्यादा रिपल्सन फेस करेगा। और ऐसा नहीं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन को जब आप ऐड कर रहे हो तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, उस एटम का न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया हुआ है, तो पहले से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है और तब भी आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो ये
इनकमिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का सेल में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के वजह से रिपल्सन काफी बढ़ जाएगा, और उस रिपल्सन के बढ़ जाने के वजह से जब भी आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे तो हमेशा एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो इसीलिए न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के एडिशन के दौरान जनरली एनर्जी रिलीज होगी। जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन के एडिशन के दौरान ऑलवेज हमेशा एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अब आओ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के एडिशन के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितना ज्यादा कितना कम, यह डिपेंड करेगा कि इस एडेड इलेक्ट्रॉन का उस एटम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कितना ज्यादा हो रहा है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो अब आप इन पूरी बातों को समझ गए होंगे, और यही कंसेप्ट्स को क्लियर करना होता है। एक बार जब कंसेप्ट्स आपकी क्लियर हो जाए तो फिर चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ये ऐसे फैक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर साइज। और बच्चों आपने सीखा हुआ है कि जब भी हम लोग साइज की चर्चा करेंगे तो साइज की चर्चा सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए करेंगे। अब सेम ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आते हो तो साइज क्या होता है, बढ़ते जाता है। और जब साइज बढ़ेगी तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे थे उसका साइज बढ़ने के साथ साथ, सेल की संख्या बढ़ने के साथ साथ, जिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड किया उसका उस एटम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और जब वो अट्रैक्शन घटता जाएगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी क्या होते जाएगी, घटते जाएगी। तो कंक्लूजन क्या आया अपना, कंक्लूजन ये आया कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा जो ये होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, वो क्या होगा, घटेगा। मींस जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। तो इसी बात को आइए लिख ले, एज साइज इंक्रीजेज दिस इंप्लाइज ये डिक्रीजेज, दैट इज लेस एनर्जी is released, ओके। और साइज की चर्चा हमेशा जब एटम्स सेम ग्रुप के हो। सेकेंड आओ जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव ये साइज लिख देते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। जेड इफेक्टिव लिख लो। कब चर्चा करते थे, जब सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते थे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जेड इफेक्टिव क्या होता था बच्चों, जेड इफेक्टिव बढ़ता था। ये सब पढ़ चुके हैं आप तो लिख दिया एज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज। आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते थे तो जेड इफेक्टिव क्या होती थी, बढ़ती थी। अब जेड इफेक्टिव बढ़ा मतलब एडेड इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ा, और जब एडेड इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ा
तो इसका मतलब क्या, जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लिख दिया ईए इंक्रीजेज, दैट इज ग्रेटर एनर्जी, मोर एनर्जी लिखिए, दैट इज मोर एनर्जी will be released, will be released, more energy will be released. तीसरा फैक्टर स्टेबल ईसी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल ईसी जब बोलेंगे तो मतलब होगा ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो या नोबल गैस ईसी हो। तो लिख दिया एफ एफ फुलफिल्ड, एच एफ हाफ फिल्ड और एन जी नोबल गैस। तो इन तीनों के केस में जैसे मान लो कि पहले से ऑर्बिटल हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला हो, तो वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो जो ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्टेबल है वो किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के एडिशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। जिसकी स्टेबिलिटी ऑलरेडी ज्यादा है, जो हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड है या जिनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी क्या होती थी, स्टेबिलिटी ज्यादा होती थी। तो जिसकी स्टेबिलिटी ऑलरेडी ज्यादा है, जो एक्स्ट्रा स्टेबल ऑर्बिटल्स हैं, उनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के एडिशन को वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे। फिर भी अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड ही करेंगे तो एनर्जी क्या करना होगा, सप्लाई करना होगा। ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे ऑर्बिटल्स जो फुलफिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो या जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले हो, दे डू नॉट वांट टू ऐड एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्टेबल। तो वो कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहते और उनके लिए, वैसे एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई, जीरो। सिंपली यू कैन से कि सच एटम्स जिनके पास हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो। दे हैव नो एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। उनको इलेक्ट्रॉन के लिए कोई प्यार नहीं होगा, उनको इलेक्ट्रॉन के लिए कोई एफिनिटी नहीं होगी। फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड ही करेंगे तो वो चाहते नहीं है ऐड करना, और आप वहां ऐड करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि आपको एनर्जी क्या करना होगा, सप्लाई करना होगा। मींस एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो यहां पे लिख दिया डेल्टा एच ई जी जीरो या पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। या ईए लिखोगे तो ईए भी नो एफिनिटी। अभी बतलाया था कि ऐसे एटम्स जिनके पास फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, दे हैव नो एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। तो ईए बराबर भी लिख सकते हो जीरो, या यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा तो ईए लिखोगे तो कैसे साइन के साथ लिखना होगा, नेगेटिव साइन के साथ। ओके, अब एक एक्सेप्शन भी होगा। तो एक एक्सेप्शन जो मार्केबल एक्सेप्शन है उसको मैं नोट कर रहा हूं। तो ये एक्सेप्शन phosphorus, P for phosphorus. Phosphorus has negative value of delta H E G. ब्रैकेट में लिख लो, दो
the magnitude is very less, very less. अब फॉस्फोरस को इसी लिख के देखते हैं. फॉस्फोरस का इसी एटॉमिक नंबर इसका क्या था बच्चों? 15. तो यहां नियॉन हुआ 3s2 3p3. ओके, तो यही आउटर मोस्ट सेल आपका थर्ड सेल है, और जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा वो कहां ऐड करोगे? 3p में. और इस वक्त 3p को देखो तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3p3, और p की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स की. तो ये अभी है कैसा? हाफ फिल्ड. तो दिस इज हाफ फिल्ड. तो जब ये हाफ फिल्ड था तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होनी चाहिए थी. मतलब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करना चाहेगा, और अगर फिर भी ऐड करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगा. बट कहा गया कि यह अपवाद है, एक्सेप्शन है. हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड तो कर रहे हैं, लेकिन इस केस में नेगेटिव वैल्यू डेल्टा एच का. इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन के एडिशन के दौरान सर्टेन एनर्जी फॉस्फोरस के केस में क्या हो रहा? रिलीज हो रहा. हालांकि लिखा गया कि दो द मैग्नीट्यूड इज वेरी लेस, मतलब जो निकलने वाली एनर्जी है वो काफी कम है, लेकिन एनर्जी यहां पे रिलीज होता है. ओके, अब आइए कुछ इरेगुलरिटी को देखते हैं. इरेगुलरिटी, तो फर्स्ट इरेगुलरिटी लिख रहे हैं हम लोग, ये 2p सीरीज लेस देन ये 3p सीरीज. अब यहां पे मैंने लिखा है बच्चों 2p सीरीज 3p सीरीज. तो 2p सीरीज बोलने का मतलब हुआ कि ऐसे एटम जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता हो? 2p में. और 3p सीरीज का मतलब हुआ ऐसे एटम्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता हो? 3p में. तो 2p सीरीज के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में जाता हो. बोरॉन पहला एलिमेंट हुआ. बोरॉन का इसी क्या लिखते हो? हीलियम 2s2 2p1. तो बोरॉन से शुरू हुआ. और 3p सीरीज लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p में जाता हो तो एल्यूमिनियम हुआ, एटॉमिक नंबर 13, नियॉन 3s2 3p1. तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर रीजन के बारे में जानेंगे. 2p सीरीज के एलिमेंट्स को लिख दिया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ये 2p सीरीज हो गया. 3p सीरीज आइए लिख ले. इसके जस्ट नीचे सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स को लिख देना है, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. यह आपका 2p सीरीज मार्क कर दिया. 2p सीरीज. यह आपका कौन हुआ? 3p सीरीज. अभी कहा कि 2p सीरीज एलिमेंट्स का ये 3p सीरीज के एलिमेंट्स से कम होगा. इनफैक्ट अभी पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में. पहला फैक्टर देखा था हम लोगों ने साइज, और सीखा था कि जब आप सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो साइज बढ़ रही थी, और साइज बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा. तो ऐसे तो बोरॉन से अल्युमिनियम में आओगे तो ये क्या होना चाहिए था? घटना चाहिए था. लेकिन यहां कहा कि नहीं, 2p सीरीज की ही ये 3p सीरीज के ये से कम होगा. मतलब जो एलिमेंट उस ग्रुप में ऊपर है उसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस ग्रुप में नीचे वाले एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में कम है. और ये बात कहां हो रही है? 2p और 3p सीरीज में. तो इसीलिए इसको इरेगुलरिटी कहा जा रहा. तो बोरॉन लेस देन, ये साइन लेस देन का लिख दिया, अल्युमिनियम.
वैसे ही कार्बन लेस देन सिलिकॉन, नाइट्रोजन लेस देन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन लेस देन सल्फर, फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन। अब इस क्लोरीन के बारे में जैसे चलो थोड़ा बात कर लो। पूरे पीरियोडिक टेबल में हमसे पूछा जाता कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन एलिमेंट्स का होगा, कौन से एलिमेंट का होगा। तो पीरियोडिक टेबल में पीरियड और ग्रुप हुए बच्चों। अब पहले पीरियड में समझो कि पीरियड में किसका ज्यादा होगा। तो अभी अभी जनरल रूल सीखे थे कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और पीरियड के सबसे राइट में कौन है, नोबल गैस। और नोबल गैस के बारे में सीखे थे कि नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, 0। मतलब नोबल गैसेज डू नॉट वांट टू ऐड एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्टेबल ऑर्बिटल है, हाईली स्टेबल ऑर्बिटल है, तो वो किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करेंगे। फिर से आइए, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर रही थी। हर पीरियड में लास्ट एलिमेंट नोबल गैस है, लेकिन नोबल गैस के लिए हम लोग ये की चर्चा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की चर्चा नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, नोबल गैसेज डू नॉट वांट टू ऐड एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ये बात पूरी तरह से सेट हो गई आपको। तो अब सोचिए कि जब नोबल गैस के लिए करनी ही नहीं है हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की चर्चा, और पीरियड में आपने क्या देखा, लेफ्ट टू राइट आपका क्या हो रहा था, बढ़ रहा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पीरियड में नोबल गैस के जस्ट पहले कौन आता है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, जिसको आप क्या बोलते थे, हैलोजेंस। तो हर पीरियड में आपको पता चला कि सबसे ज्यादा ये किन एलिमेंट्स का होगा, हैलोजेंस का। ओके, नोबल गैसेज का होना नहीं है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीनिंगफुल नहीं है, नॉट मीनिंगफुल। तो उसके जस्ट पहले, चूंकि पीरियड में लेफ्ट से राइट बढ़ रहा था, तो उसके जस्ट पहले, नोबल गैस के जस्ट पहले पीरियड में हैलोजेंस आया। तो पीरियड के एक्सट्रीम राइट में नोबल गैस था, उसके जस्ट पहले हैलोजेंस था, और हैलोजेंस की ही जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई वो क्या हो गई, सबसे ज्यादा। तो इतना कंफर्म हो गया कि पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन से एलिमेंट्स का होगा, हैलोजेंस का। अब आइए कि हैलोजेंस में किसका ज्यादा होगा। तो हैलोजेंस क्या था, हैलोजेंस की शुरुआत होती थी ग्रुप 17 एलिमेंट। सोचो कि शुरुआत होती थी फ्लोरीन से, फ्लोरीन था, उसके नीचे क्लोरीन था, उसके नीचे ब्रोमीन था, उसके नीचे आयोडीन था। और ग्रुप के बारे में क्या पढ़ा आपने, ग्रुप के बारे में पढ़ा कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटते जाएगी। तो सबसे ज्यादा हैलोजेंस में किसका होना चाहिए था, उस एलिमेंट का जो उस ग्रुप में सबसे ऊपर था। तो सबसे ज्यादा ये हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन की होनी चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन ही उस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर हुआ। ओके, और तब नेक्स्ट एलिमेंट हुआ क्लोरीन। तो फ्लोरीन के बाद किसकी होनी चाहिए थी, क्लोरीन की। लेकिन अभी अभी यहां पे क्या पढ़ा, ये इरेगुलरिटी पढ़ा कि 2p सीरीज का ये 3p सीरीज के ये से कम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से देखा कि फ्लोरीन की ये क्लोरीन से कम हो रही है, होना ज्यादा चाहिए था किसका, फ्लोरीन का। अब पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इसी का होना चाहिए था, जो ट्रेंड पढ़े उसके हिसाब से, लेकिन इसका ये इससे कम है। तो अब हमें पता चल गया कि इसी क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होगी। तो इसको लिख दिया हाईएस्ट ईए, हाईएस्ट ईए इन पीटी। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन से एलिमेंट्स का होगा, कौन से एलिमेंट का होगा, क्लोरीन का। अब आइए इसको लिख दिया सेकेंड हाईएस्ट ये इन पीटी। तो अब इसको आप कभी नहीं भूलेंगे कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हुई, और सेकंड हाईएस्ट ये किसका हो गया, फ्लोरीन का।
अब हम लोग बात करेंगे कि क्यों ऐसा 2p सीरीज का ये क्यों 3p सीरीज के ये से कम हुआ। ओके, ओके, तो आइए इसका रीजन लिखा गया, लिखा है फ्लोरीन हैज सेकेंड मैक्सिमम ये। होना क्या चाहिए था बच्चों, अभी समझाया था कि हाईएस्ट होना चाहिए था, मैक्सिमम होना चाहिए था, बट इसका क्या है, सेकेंड मैक्सिमम ये इन पीटी ड्यू टू ए स्मॉल साइज एंड कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब लेस डिफ्यूज, कम फैला हुआ, कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल्स, ग्रेटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज फेस्ड बाय इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो है क्या कि जैसे आप देखो ये आपका फ्लोरीन मैं दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ये फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9 होती थी और इसी होता था, अगर सेल वाइज देखोगे तो 2 7, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखलाया, सेकंड में 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखलाया। अब क्लोरीन जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें 3 सेल्स हैं। ओके, फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 8 है, और थर्ड में 7 है। ये क्लोरीन है बच्चों, ये फ्लोरीन था, ये क्लोरीन था। तो क्या कहा गया कि ड्यू टू ए स्मॉल साइज, फ्लोरीन की स्मॉल साइज है और जो 2p ऑर्बिटल है वो कॉम्पैक्ट है, लेस डिफ्यूज है, कम फैला हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करने आएंगे फ्लोरीन में, तो 2p में जो 5 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन हुई आपकी हीलियम 2s2 2p5, तो एक तो साइज छोटी फ्लोरीन की, दूसरी कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल के वजह से 2p में जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को उतना कॉन्वेनियंटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे जितना क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल उसको कॉन्वेनियंटली एक्सेप्ट करेगा। तो यही कहा गया कि ड्यू टू ए स्मॉल साइज एंड कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल्स, ग्रेटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मतलब 2p में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स थे उनके साथ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का ज्यादा आपस में ज्यादा रिपल्सन लगेगा, ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगेगा। जबकि क्लोरीन के केस में वो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे 3p में जिसका साइज वैसा कॉम्पैक्ट नहीं है, तो वहां जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा वो फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में कम होगा। इसीलिए फ्लोरीन का जो ये होता है वो क्लोरीन के ये से कम होता है। मतलब ये कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के एडिशन के दौरान क्लोरीन के केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जबकि फ्लोरीन के केस में कम एनर्जी रिलीज होती है। अब आइए एक और बात जान लीजिए, ऑर्डर ऑफ ये फॉर हैलोजेंस, फॉर हैलोजेंस, हैलोजेंस के लिए ये का ऑर्डर, तो अभी अभी आपने देखा था कि क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, तो क्लोरीन सेकंड हाईएस्ट फ्लोरीन था, और अब फिर ब्रोमीन, तब आयोडीन। अगर यहां से आप फ्लोरीन को हटा लो और जो जनरल रिलेशन देखा था कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे, तो क्या होते जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटते जाएगा। तो फ्लोरीन को हटा लो तो ऑर्डर वही दिख रहा है, क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो वो डिक्रीज कर रहा है, ये की वैल्यू घट रही है। ओके, इसके आने के वजह से ये इरेगुलर हो गया है।
तो अभी इसका काउच जान गए, तो अब इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। एक और लिख लो, ऑर्डर ऑफ ईए, ऑर्डर ऑफ ईए फॉर चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस किसको कहते थे बच्चों? ग्रुप 16th ग्रुप के एलिमेंट को कहते थे चाल्कोजेन। लिख दिया 16th ग्रुप। तो यहां पे सबसे ऊपर कौन था? ऑक्सीजन। तो आप सोचोगे कि ऑक्सीजन का तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट अभी देखा था कि 2p सीरीज का 3p सीरीज से कम है। तो सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ये तो जान गए। और इतना ही नहीं, इसमें और ज्यादा गड़बड़ है जिसको आपको याद ही रखना होगा। सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम, ग्रेटर देन टेल्यूरियम, ग्रेटर देन पोलोनियम, ग्रेटर देन ऑक्सीजन। मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन था, और ऑक्सीजन की जो ये हमने लिखी वो इस ग्रुप में सबसे कम है। वैसे यहां से यहां तक ऑक्सीजन को हटा दो तो ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हो सल्फर, नेक्स्ट एलिमेंट उस ग्रुप में सेलेनियम, नेक्स्ट टेल्यूरियम, नेक्स्ट पोलोनियम, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ये लगातार घट रहा है। बट ऑक्सीजन वाले का न सिर्फ सल्फर से कम है बल्कि अपने ग्रुप में सबसे कम है। तो ऐसी चीजों को आपको याद रखना हो। ओके, सेकेंड इरेगुलरिटी लिखिए, अल्कली मेटल्स हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ईजी, that is energy is released during the addition of electron। ओके, आइए देखते हैं। अल्कली मेटल्स सुनते ही आपको याद आ गया होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यही था ना बच्चों। अब इसमें से कोई भी अल्कली मेटल लो, लिथियम लिया, सोडियम लिया, इसी लिखोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा? हीलियम 2s1। सोडियम का लिखोगे नियॉन 3s1। अभी अभी अस्टेबल इसी की बात हुई थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ये जब पढ़ रहे थे तो वहां पे स्टेबल इसी के बारे में बात हुई थी। अब देखो वहां क्या कहा गया था कि फुलफिल्ड है, हाफ फिल्ड है, नोबल गैस है। तो ऐसे में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी बल्कि एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। अब इनको भी अगर देखोगे तो जो अल्कली मेटल्स हुए उनका आउटर सेल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 हुआ, ठीक है, 2s1, 3s1, पोटेशियम रहता 4s1। तो S में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हुआ कैसा? हाफ फिल्ड। तो ऑलरेडी ये हाफ फिल्ड तो है। फिर भी यहां कहा गया कि यहां पे अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज हो। क्यों भाई? हाफ फील्ड में तो ऐड करने पे हमने सीखा था कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, यहां क्यों रिलीज हो रही है? तो जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2s2। यहां ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 3s2। अब जब 2s2 हो गया या 3s2 हो गया या 4s2 हो गया तो s कैसा हो गया? फुल फिल्ड। तो अभी ये हाफ फिल्ड था लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे ये तो और ज्यादा स्टेबल हो जा रहा। किसमें बदल जा रहा? हाफ फिल्ड से फुल फिल्ड में, ठीक है। तो चूंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसीलिए अल्कली मेटल के केस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अब कोई बच्चा ऐसे सोचता कि मान लीजिए सर 2p3 रहता, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे ये ऑलरेडी कैसा है बच्चों? हाफ फिल्ड। किसी एटम का कॉन्फ़िगरेशन अगर 2s2 2p3 है
अब यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2p4 में। अभी तो ये हाफ फिल्ड था, लेकिन अब कैसा है बच्चों, पार्शियली फिल्ड। पीएफ लिख दिया, पार्शियली फिल्ड। तो क्या इसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ी, इसकी भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है? नो। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी क्या हो रहा था, सप्लाई करना पड़ रहा था। लेकिन यहां हाफ फील्ड से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे फुल फील्ड में बदल रहा। इसीलिए अल्कली मेटल्स के केस में जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये दो अपनी क्या रही, इरेगुलरिटीज। अब देखो नोट करके पहले पॉइंट लिखी है, EAX प्लस इक्वल टू IEX इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे X प्लस की EA की बात हो रही है, तो EA में क्या करते थे आप, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे। तो ये X प्लस लिखा और इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया। ओके, तो ये किस में बदला बच्चों, X में। और यहां पे देखो X प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए हो तो इलेक्ट्रॉन एडिशन के दौरान एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज्ड। अब देखो IEX कहा, तो IE में क्या करते हो, एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो। तो X था, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन गया, X प्लस प्लस E। और इस दौरान एनर्जी क्या हुआ बच्चों, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ओके, तो अब देखो इन दोनों प्रोसेस को देखो, X से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और ये बदला किसमें, X प्लस में। ठीक है, और इसी X प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो किसमें बदल गया, X प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो X में, तो ये वाला हो गया। तो दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है कि X प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, किस में बदल रहा है, X में, और इस दौरान एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब इसी X से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किस में बदलेगा, X प्लस में, और उस दौरान एनर्जी क्या होगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब होगी। तो जितना यहां रिलीज होगा उतना ही यहां सप्लाई करना होगा। ओके, दूसरा लिख रहा हूं मैं, एलिमेंट्स having low value of IE, for example alkali metals behave as very good reducing agent। इसको शॉर्ट में RA लिख देंगे, RA। एंड एलिमेंट्स having high value of EA, फॉर एग्जाम्पल, ब्रैकेट में लिख लो, फॉर एग्जाम्पल हैलोजेंस behave as very good oxidizing agent OA। एलिमेंट्स हैविंग हाई वैल्यू ऑफ EA, फॉर एग्जांपल हैलोजेंस। यहां पे एक वर्ड जोड़ लो बच्चों, जेनरली बिहेव एज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऊपर वाले को पढ़ दें, एलिमेंट्स हैविंग लो वैल्यू ऑफ IE
फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल्स, यहां भी generally ऐड कर दो, generally behave as very good reducing agent। तो आई जिसका लो होगा, और अपने पीरियड में आई सबसे कम अल्कली मेटल्स का होता था, नहीं? तो आई अल्कली मेटल्स का सबसे लो होता था, तो ऐसे एलिमेंट्स बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हो। रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहेंगे विच इजिली लूजेज इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम चाहते हो तो लिख लो, रिड्यूसिंग एजेंट आर ए लिख दिया, आर दोज which easily loses इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज करना। ओके। दूसरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज which have high value of ये। तो जिनको इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा होगी वो क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इन अदर वर्ड्स ओए का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओए एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। तो इसीलिए कहा गया कि आई वैल्यू कम होगा तो वो जनरली अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जैसे कि अल्कली मेटल। और आई वैल्यू लो होगा, सॉरी, ये वैल्यू हाई होगा, ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी हाई होगी, तब वो अच्छा क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थोड़ा सा मैं डिटेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझा भी देता हूं। आइए ऑक्सीडेशन को देखें। ऑक्सीडेशन डिफाइन कर लो इसको। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग अब से जान जाओ कि जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो कहेंगे कि वो एटम ऑक्सीडाइज हुआ, मींस उस एटम का ऑक्सीडेशन हुआ। तो बस एक वर्ड लिखा गया, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ए था, ए से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो किस में बदला? ए प्लस में। तो यहां ए से जब ए प्लस में आए तो इसका क्या हो गया बच्चों? ऊपर लिख देता, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, OXID ऊपर N, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स है रिडक्शन। ठीक है? ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा क्या हुआ बच्चों? रिडक्शन। तो इसको क्या डिफाइन किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन को क्या डिफाइन करोगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन के टर्म में डिफाइन कर लीजिए। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे Cl था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ लिया, किसमें बदल गया? Cl माइनस। तो यहां इलेक्ट्रॉन क्या किया? ये गेन करके Cl माइनस में बदला। तो इसका क्या हो गया? यहां से यहां आए तो इसका हो गया रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अब इन दोनों का मीनिंग नहीं भूलेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहेंगे हम लोग क्या? ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलोगे? रिडक्शन। अब एक लाइन और लिख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA लिख दिया, आर दोज which itself get reduced
and reducing agent are those which itself get oxidized तो देखो क्या लिखा गया, कहा गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। और रिड्यूस होना मतलब रिडक्शन किसको बतलाया गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो क्या कहा गया इस डिफिनीशन के हिसाब से कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हुए जो खुद रिड्यूस होते हैं, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उनको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट उनको कहते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइज होना मतलब क्या होना, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहेंगे जो खुद इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों, लूज करेंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज व्हिच इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे। अब बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला, आप इन चीजों को एकदम से अच्छे से सीख लो। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला, और आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि एलिमेंट्स हैविंग लो वैल्यू ऑफ आई, जैसे कि बतलाया था अल्कली मेटल्स बिहेव एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और अब मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला मतलब उसकी ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हाई। तो इसीलिए बतलाया था कि एलिमेंट्स हैविंग हाई वैल्यू ऑफ ईए, फॉर एग्जांपल हेलोजेंस, जनरली बिहेव एज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके,